निकलती है। यमुना नदी के बाएं किनारे से। और यमुना नदी गंगा से कौन से छोर से मिलती है, दाएं या बाएं? दाएं छोर से। बताइए, दाएं छोर से कि बाएं छोर से? गंडक किससे मिलेगी? ऊपर से आती है, नीचे से आती है गंडक? और यमुना नीचे से आती है। ठीक है, किनारे से मिलती है। इस नहर प्रणाली से हिंडन, इस नहर प्रणाली से हिंडन दोआब में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कॉमा करते जाइएगा, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद जिलों को सिंचाई करने की सुविधा दी गई। इसका निर्माण 1830 में किया गया। तो ये दो तरीके से आपके इंपॉर्टेंट हो गए। पहला तो प्रीलिम्स में क्या, पूर्वी यमुना नहर से कौन कौन से जिले सिंचित क्षेत्र है। तो कौन कौन से जिले हो गए? सहारनपुर, ठीक है, मुजफ्फरनगर और कौन, मेरठ और गाजियाबाद। ठीक, अब पूछ लेगा अगर एग्जाम है कि इस नहर का निर्माण कब हुआ था, तो 1830 में। ठीक, लिखिएगा। अगला पॉइंट, जुलाई के महीने में पानी की कमी पाई गई और अक्टूबर के महीने में आपूर्ति शुरू हो गई। अच्छा, एक चीज बताओ, क्या नहरों से पानी जो है साल भर जाता है कि सिर्फ सिंचाई के समय छोड़ा जाता है? सिंचाई के समय, जैसे अभी बिहार रिसेंट में शारदा नहर, अब इस समय हाँ, जुलाई के महीने में पानी की कमी पाई गई और अक्टूबर के महीने में आपूर्ति शुरू हो गई। इन समस्याओं को दूर करने के लिए तेजवाड़ा पर हथनी कुंड बैराज का निर्माण किया गया। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तेजवाड़ा पर हथनी कुंड बैराज का निर्माण किया गया। हथनी कुंड पूछा हुआ, प्रीवियस ईयर पेपर उठा कर देखिए। हथनी कुंड बैराज का निर्माण किया गया। तो चलिए बताइए, पूर्वी यमुना नहर का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कब बना था? तो 1830। उसके बाद कौन कौन से जिले हैं लाभान्वित? ठीक, और इसमें कौन सा बैराज बनाया गया है? हथनी कुंड। अगर पूछेगा, ये पूछा हुआ, हथनी कुंड बैराज किस में बनाया गया है? तो पूर्वी यमुना नहर पे। ठीक है, अगला है ऊपरी गंगा नहर। देखिए, ऊपरी गंगा नहर का निर्माण 1842। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण 1842 और 1942 में क्या हुआ था? 1942 में क्या हुआ? कौन बता सकता है? भारत छोड़ो आंदोलन। कृष्ण मिशन कहाँ है? भारत छोड़ो आंदोलन। 1842 में ऊपरी गंगा नहर
एक मिनट, क्या बोले फिर से बोलिए। 1842 में हुआ। उसके बाद आगे लिखिए, इसको ऑन कर दीजिए और लगा दीजिए। कहाँ से कैसे कर दिए, कहाँ से सर, इधर उधर। चलिए, ऊपरी गंगा नहर, ठीक है। इस परियोजना का जनक किसको कहा जाता है? पीटी काफले, ठीक है। यह नहर हरिद्वार में भीमगौड़ा से गंगा नदी के दाहिने, हाँ भीमगौड़ा से गंगा नदी के दाहिने नहर परियोजना। पहला कौन सा हो गया? पहला हो गया ऊपरी पूर्वी यमुना नहर, ठीक। दूसरा है ऊपरी गंगा नहर, ठीक। पीटी काफले, ये इसके जनक, ठीक। और यह कहाँ? यमुना गंगानगर से कहाँ लगती है? गंगा से कहाँ? गंगा के दाहिने, देखिएगा। यह नहर हरिद्वार में भीमगौड़ा से गंगा नदी के दाहिने तक, गंगा नदी के दाहिने तक या दाहिने छोर से निकलती है, दाहिने तट से निकलती है। प्रारंभ में इस नहर में अस्थाई बांध बनाकर पानी की आपूर्ति की जाती थी और वर्ष के आरंभ में बांध को नष्ट कर दिया जाता था। इस नहर से केवल कौन सी फसलें लाभान्वित होती? रबी की फसलें। रबी की फसल में कौन कौन सा आता है? बताइए। रबी की फसल में कौन कौन से फसल आते हैं और कब बुआई की जाती है? बताइए। गेहूं। और कब बुआई की जाती है? अक्टूबर नवंबर। कटाई कब की जाती है? मार्च अप्रैल। सिर्फ गेहूं ही? नहीं सर, और भी होते हैं। मेन तो गेहूं ही पता है। और कब? और चलो, इस नहर से केवल रबी की फसल की सरसों भी बैठा जाता है, खेती होती थी। इस नहर से केवल रबी की फसल की खेती होती थी, ठीक। अगला है इसमें इन समस्याओं को दूर करने के लिए सर केवल रबी की फसल, गन्ना भी तो होता है। एक मिनट सुनिए पहले। जब अस्थाई बांध था, पूरा सुने नहीं, पूरा देखो, पढ़ो पहले क्या लिखा है, पूरा क्या लिखा है। हाँ, तब क्या होता था? केवल रबी की फसलें। लेकिन जब इस पे बांध बन गया तो इन समस्याओं से दूर हो गया। लिखो आगे। इन समस्याओं को दूर करने के लिए भीमगौड़ा बैराज
भीमगौड़ा बैराज का निर्माण 1978 से 1984 के बीच इसका निर्माण हुआ, के दौरान इसका निर्माण किया गया। 1978 से 1984 के दौरान भीमगौड़ा बैराज का निर्माण किया गया। अब ये जब बैराज बन गया तो यहाँ पे और फसलों की सिंचाई होने लगी, जो पहले अस्थायी बांध से नहीं हो पाता था, क्योंकि बांध जब रबी की फसल की सिंचाई हो जाती थी तो बांध को तोड़ दिया जाता था, इसलिए वो अस्थायी बांध था। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन प्रीलिम्स का बन जाएगा कि भीमगौड़ा बैराज किस नदी पर बनाया गया है, किस नहर पे बनाया गया है, तो कौन सा है, ऊपरी गंगा नहर। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि अभी रिसेंट में मैंने एक बताया और पूर्वी यमुना नहर का निर्माण कब हुआ था, 1930 में। ठीक है, हथनी कुंड बैराज किस नदी किस नहर परियोजना पर है, पूर्वी यमुना। ठीक, तो ये आपका हो गया पूर्वी यमुना नहर, मतलब पूर्वी उत्तरी गंगा नहर। अगला है आगरा नहर प्रणाली। आगरा नहर प्रणाली, आगरा आगरा नहर प्रणाली। आगरा नहर प्रणाली देखिए, आगरा नहर प्रणाली के तहत देखो इसमें कौन कौन से जिले लाभान्वित होंगे। ठीक है, पहली बात तो हरियाणा होगा, फिर उसके बाद फरीदाबाद। अच्छा ये बताओ फरीदाबाद कहाँ है, हरियाणा में। हरियाणा। कभी गया हो, बहुत सुंदर है, बहुत डेवलप है पूरा फरीदाबाद। वहाँ जो है काफी जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग भी बैठ के टोटल इंग्लिश में बात करते हैं, वहाँ के काफी एजुकेटेड लोग हैं वहाँ। उसके बाद जो है कौन कौन से, हरियाणा का फरीदाबाद शहर, या कह सकते हैं फरीदाबाद जिला है कि क्या है, हरियाणा फरीदाबाद जिला, और गुड़गांव भी जिला। गुड़गांव पहले क्या हुआ करता था, वो गांव था वहाँ के सारे किसान जो है अपनी जमीनों को बेच के करोड़पति बन गए और पूरा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप कर दिया गया गुड़गांव में। तो इससे कौन कौन से हैं, लिखो जरा इसमें। आगरा नहर प्रणाली हरियाणा के फरीदाबाद और गुड़गांव जिलों से हरियाणा के फरीदाबाद और गुड़गांव जिलों से होते हुए आगरा एवं मथुरा से आगे बढ़ते हुए ओखला कहाँ पे, गुजरात के पास, हाँ नोट। ओखला के पास यमुना नदी से मिल जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि आगरा नहर से ये जितने जगह से होके निकलती है, कौन कौन सा, फरीदाबाद, फिर गुड़गांव, फिर उसके बाद आगरा, मथुरा, और ओखला के पास जो है ये आके किससे मिल जाती है, यमुना नहर से। ये इतने जिले इससे लाभान्वित होते हैं, इनको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, अगला इसमें फिर है निचली गंगा नहर। निचली गंगा नहर की स्थिति कहाँ हो सकती है, निचली गंगा नहर की स्थिति कहाँ हो सकती है और इससे कौन से जिले लाभान्वित हो सकते हैं, बताइए। ऊपर होगा कि नीचे होगा, नाम से ही पता चल रहा है नीचे। और इससे लाभान्वित जिले जो है कानपुर जैसे शहर, कानपुर, ठीक है, आदि शहर होंगे। इसमें लिखिएगा
देखो ये मैं पहले बता दूं, ये सारा फैक्ट है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है कि कोई टेक्निकल चीज हो जिसमें समझाने वाली बात हो। और ये ऐसे डायरेक्टली एट इज आपको लिखना भी है फैक्ट एग्जाम में, पॉइंट पॉइंट करके आप लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। और ये फैक्ट दोनों जगह के लिए रिलेवेंट है, प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए। यहाँ से आप पेपर उठा के देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना हुआ इसी बार जो है ऊपरी गंगा नहर का पूछा था, कहाँ से निकलती है। हथनी कुंड बैराज बहुत बार क्वेश्चन बना है कि यह किस पे बनाया गया है, ठीक है। और ये पीटी कातले जो है ये किस नहर के जनक थे, ये सब सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। निचली गंगा नहर लिखिएगा। कृषि के विकास के साथ साथ ऊपरी गंगा नहर, कृषि के विकास के साथ साथ ऊपरी गंगा नहर। अच्छा, इसके आगे जितने भी टॉपिक हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फैक्ट ज्यादा है इसमें। आगे जितने भी टॉपिक हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी में सारा का सारा जो है फैक्ट ही है। उसमें आपको क्या पढ़ना है, उत्तर प्रदेश में टोटल कितने राम के फैक्ट है? कितने हैं? हाँ सही है। अब इस समय सबसे ज्यादा रामसर साइट तमिलनाडु। टोटल कितने हैं? 18 हैं कि 14? अभी रिसेंट में बढ़े थे 4। और बिहार में कितने हो गए? 3 कि 2? 3। उत्तर प्रदेश में टोटल जो है, तो वहां सब जो है फैक्ट है। फैक्ट आपको ये प्रीलिम्स में खूब पूछता है क्वेश्चन प्रीलिम्स में। कृषि के विकास के साथ साथ पूर्वी यमुना नहर, कृषि के विकास के साथ साथ ऊपरी गंगा नहर प्रणाली के निचले भागों में पानी की कमी हुई थी। पानी की कमी हुई थी। लिख लिए, पानी की कमी हुई थी। गंगा यमुना के निचले भाग में ऊपरी गंगा नहर प्रणाली और कानपुर जल शाखा के बीवर मतलब ऐसे बनाया जाता है, ठीक है, वहां से पानी को निकाला जाता है। बीवर द्वारा सिंचाई सुविधा प्रदान की जा रही है ताकि पानी की कमी की समस्या का समाधान किया जा सके। इस परियोजना का निर्माण 1878 में की गई थी, ठीक है। इसी के आगे लिखेगा इसमें अगला पॉइंट। इसमें उत्तर प्रदेश के फतेहपुर कहाँ है? फतेहपुर की स्थिति कहाँ है? फतेहपुर जो है, फतेहपुर सीकरी और फतेहपुर दो है। एक फतेहपुर पता है कहाँ है? नहीं, एक फतेहपुर वहां पे है कानपुर और प्रयाग के बीच में पड़ता है। कानपुर, जब आप प्रयाग से 100 किलोमीटर आगे कानपुर के तरफ जाओगे तो वहां पड़ता है फतेहपुर। और फतेहपुर सीकरी कहाँ है? वो तो सबको पता है। अगर ये ना पता हो तो तैयारी करना गुनाह है। और क्या, अगर ये ना पता हो तैयारी करना गुनाह है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर और प्रयाग जिले कानपुर और फतेहपुर वाटर
प्रयाग जिले, कानपुर और फतेहपुर वाटर ब्रांच में जल की आपूर्ति एवं प्रबंधन करते हैं। जल की आपूर्ति एवं प्रबंधन करते हैं। आपूर्ति एवं प्रबंधन करते हैं। आपका कंप्लीट हो जाता है, जाता होगा। चलो कोई नहीं, आपको मैं नोट्स दे दूँगा, ठीक है। जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा उस दिन मैं आपको नोट्स दिलाऊंगा, बस आप पढ़ते रहिए। आगे लिखिएगा। 1974 में रामगंगा बांध के निर्माण के बाद 1974 में रामगंगा बांध के निर्माण के बाद निचली गंगा नहर प्रणाली में पानी की आपूर्ति बढ़ाई गई। जिसके बाद समांतर निचली गंगा नहर का निर्माण किया गया और खरीफ की फसल एवं पश्चिमी प्रयागराज की खेती के लिए अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराया गया। पश्चिमी प्रयागराज खेती के लिए अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराया गया। इससे सिंचित क्षेत्र देखिए, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर देहात, कानपुर नगर, फतेहपुर और प्रयागराज जिलों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सके। दोनों अलग अलग जिले हैं, पता है कि नहीं? कानपुर नगर और कानपुर देहात 2 जिले हैं। कानपुर नहीं भाई, उस जिले का एक का नाम है कानपुर देहात और एक का नाम है कानपुर नगर। 2 जिले हैं कानपुर। और एक बात और बता दें, कानपुर देहात जो है इंडस्ट्रियल के लिए काफी फेमस है। वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री, मैं गया हूँ कानपुर देहात में, बहुत सारी इंडस्ट्री। सड़क के किनारे आप चले जाइए, पूरी इंडस्ट्री। अब कानपुर नगर काफी डेवलप है और बहुत आबादी है वहाँ पे, बहुत घनी आबादी है। चमड़ा उद्योग के लिए एक समय प्रसिद्ध था। वहाँ लेदर के सूट जो है बहुत सस्ते मिलते थे, 500-600 रुपये, जो मार्केट में आपके कम से कम 2-2.5 हज़ार रुपये मिलते हैं। वहाँ पे 600 रुपये, 700 रुपये। बूट भी मिलता है। बूट कौन पहनता है? जो लड़कियाँ बूट पहनती, पता है नहीं बूट क्या होता है? कितने लोगों को पता है? बूट यहाँ तक होता है। हाँ, बूट भी वहाँ सस्ते मिलते हैं। और खासकर बूट का यूज क्या था? राइडिंग करने के, घुड़सवारी करने के। लेकिन अब लोग शौक में पहन रहे हैं, वो अलग बात है। तो ये सब जिले जो है इससे क्या होते हैं? लाभान्वित। ठीक है, अब आते हैं साता नहर। देखो ये बात बता दें, ये थोड़ा ज्यादा फैक्ट हो जा रहा है, लेकिन क्या करें, मेरी मजबूरी है। साता नहर ठीक। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, इसमें प्रयागराज, कानपुर, प्रयाग जिलों में। एक मिनट लिखिए। अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद,
इटावा कानपुर, इटावा कानपुर मतलब वही कानपुर देहात, कानपुर देहात, कानपुर नगर, फतेहपुर और प्रयागराज के जिले इससे लाभान्वित होते हैं। ठीक है, अब अगला है सबसे फेमस शारदा नहर। तो शारदा नहर जैसा कि आप लोगों को पता है, शारदा नहर कहाँ से जाती है? कहाँ से जाती है शारदा नहर? यहाँ से निकलती है कि कहाँ से होकर जाती है? पीलीभीत से निकलती है नहीं, जाती है नहीं शारदा नहर? हैं? इतना कंफ्यूज है जैसे आप लोग पीलीभीत में रहते हैं। ठीक है, देखिए देखो शारदा नहर से देखो कौन कौन से जिले लाभान्वित लिखे इसमें। आज कहोगे कि सिर्फ लिखवाइए लिखवाइए, सच बताएं तो कुछ समझाने वाला नहीं। ये फैक्ट ही है। अब या तो आप लोग को छोड़ दें, लेकिन ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वजह से आप लोग बोर हो रहे होंगे, मुझे पता है। लिखने का मन नहीं करता, क्योंकि जब पीडीएफ मिल जाए तो और मजा है, लिखने का मन नहीं करता है। जैसा आप लोग कहें टॉपिक छोड़ दें अगर लिखने में सक्षम ना हो, लेकिन एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए देखिए, शारदा नहर प्रणाली, शारदा नहर प्रणाली, यह नहर प्रणाली उत्तर प्रदेश के शारदा घाघरा या शारदा या घाघरा दोनों बातें की, घाघरा ठीक है, दोआब में स्थित इसमें कौन कौन से शहर लाभान्वित हैं? नैनीताल, कामा करते जाइए, नैनीताल, पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर और प्रयागराज। गाजीपुर और ये सब जिले कंठस्थ कर लीजिएगा कि शारदा नहर कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन से जिले इनमें नहीं? तो नैनीताल, देखो नैनीताल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, खास इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के लिए। तो नैनीताल, फिर नैनीताल से आती है, फिर कहाँ? पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, सीक्वेंस में नहीं है, ऐसे हो के लाते हैं। रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर और प्रयागराज जिलों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाता है। कौन सी? शारदा नहर। इसमें कुल 25.4 लाख हेक्टेयर भूमि, इसमें कुल 25.4 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित क्षेत्र है, ठीक। अब अगला है जो है आपका बुंदेलखंड की सिंचाई परियोजना। ठीक है, तो बुंदेलखंड में एक है बेतवा नहर प्रणाली। ठीक है, तो पहले इसके बारे में समझिए। बेतवा नहर प्रणाली जो है, इसका निर्माण कब हुआ था?
1985 कब हुआ था? 1985 में, ठीक है, बेतवा नहर। इसी पे एक बांध बनाया गया और जो एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। कौन सा बांध? हाँ, माता टीला, माता टीला, ठीक है। तो इसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इस बांध का निर्माण कब है, मतलब इस नहर का निर्माण कब हुआ है? तो नहर का निर्माण 1985, और इस पर कौन से बांध बनाए गए हैं? माता टीला। अच्छा, एक चीज बताओ, बांध को बनाते क्यों हैं? तब छोड़ते हैं, ठीक है, ये जरूरत होती है, जैसे यहाँ पे बना हुआ है, ठीक, पानी की जब जरूरत होती है। और एक चीज और, बाढ़ को भी रोका जाता है पानी से। जैसे जब नदियों में पानी बढ़ जाता है तो क्या करते हैं, इन नहरों के माध्यम से पानी को निकाला जाता है नहरों से, कि जिससे नदी के आसपास के एरिया, अगर नहर ना रहे ना, तो जो नदी के आसपास के एरिया है पानी से जलमग्न हो जाए, ठीक है। जैसे कि आपका पीलीभीत है, पीलीभीत में खूब बाढ़ आता है, हर साल आता है ना, ये कॉलेज भी शायद भर जाता है, उस टाइम आप लोगों को छुट्टी भी मिल जाता होगा। इस बार क्यों? ये मिसमैनेजमेंट की वजह से भरता है, बाढ़ के पानी से। किसकी वजह से? मिसमैनेजमेंट है यहाँ पर, हाँ, यहाँ बनाए नहीं है, इरिगेशन दिए नहीं है। अच्छा, मैंने एक चीज यहाँ पर नोटिस किया, यहाँ पे नहर जो है, सॉरी, ये जो नाली हुआ है, ये नाली की व्यवस्था इस शहर में नहीं है। मैंने बहुत जगह देखा कि यहाँ एक चीज और, यहाँ पे तालाब अभी आया है, 2 सालों से पूरा बना है। मैंने अभी जो भी 2-3 जगह गए हैं, तो मैंने देखा कहीं जो है नाले नहीं है, ऐसे तालाब में ही पानी जा रहा है। तो ये सब कहीं ना कहीं नुकसान भी। इससे क्या होता है, ग्राउंड वाटर जो होता है वो खराब होता है, वो प्रदूषित हो जाता है। जैसे जब आप जिस पानी को नहाते हो, ये प्रदूषण का कारण होता है। जो पानी आप नहाते हो, वो पानी जब तालाब में जाता है तो क्या करता है, साबुन से नीचे का ग्राउंड वाटर जो है काफी प्रदूषित होता है। ऑक्सेनिक जो है मात्रा बढ़ जाती है। अभी रिसेंट में पश्चिम बंगाल और बिहार में ऐसे हो गए थे कि वहाँ पानी पीने लायक नहीं था, और ऑक्सेनिक की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो पानी पिएंगे, मरने तक का खतरा होता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जॉन्डिस भी बहुत तेजी के साथ होता है। जॉन्डिस की बीमारी पानी के ही वजह से होता है। अगर दूषित पानी आप पिएंगे तो उससे जॉन्डिस हो जाएगा। कभी आप लोगों को हुआ है कि नहीं? किसी को? बहुत खतरनाक बीमारी हमें हुआ है, बहुत खतरनाक बीमारी है। तो लिखिए जरा, बेतवा नहर प्रणाली। इस प्रणाली में समय समय पर होने वाले सूखे की समस्या का हल करने के लिए 1985 में बेतवा नदी पर 1985 में बेतवा नदी पर परीक्षा बांध का निर्माण किया गया। और परीक्षा बांध, ये भी पूछा हुआ, परीक्षा बांध किस नदी पे है? हाँ, ये आरओ में पूछा हुआ है क्वेश्चन। परीक्षा बांध का निर्माण किया गया और बेतवा नहर बनाई। उड़गा 1986 में सिंचाई के लिए 1986 में सिंचाई के लिए नहर खोली गई। 1986 में सिंचाई के लिए नहर खोली गई थी। इसके मांग, मतलब इसके पानी के मांग को देखते हुए एक और बांध का निर्माण किया गया। एक और बांध का निर्माण माता टीला बांध का निर्माण किया गया, जिससे
जिस पर या जिससे बिजली उत्पादन भी होता है, बिजली उत्पादन भी होता है। ठीक है। अब एक है आपका धसान नहर। तो धसान नहर किस नदी पे है? तो धसान पर है। धसान नहर जो है धसान नदी पर है और इससे 2 जिले लाभान्वित हैं। बस थोड़ा सा लिख लीजिए 2 जिले कौन कौन से हैं? हमीरपुर, ठीक है, ये हमीरपुर में प्रवेश करता है। धसान, बस इतना जान लो कि ये नदी धसान नहर किस पे है? धसान नदी। नेक्स्ट है बेत नहर। हमीरपुर और उसके हमीरपुर के पास और कौन सा जिला होगा? हमीरपुर, बांदा, ठीक है। ये एरिया जो है हमीरपुर, बांदा, जालौन, झांसी, ये इस एरिया में यहाँ से सिंचाई की सुविधा की जाती है। अब एक और इम्पोर्टेंट नहर है सरजू नहर। सरजू नहर, बेतवा सरजू नहर, सरजू नहर, सरजू नहर परियोजना। सरजू नहर परियोजना, पहली बात तो ये, इससे कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? सरजू नहर परियोजना कौन कौन से जिले होते हैं? सरजू नहर से कौन कौन से जिले हो सकते हैं बताइए? सरजू नहर से बस्ती, ठीक है, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, ठीक, गोरखपुर जैसे जिले इससे लाभान्वित होते हैं। ठीक है, देखो सरजू नहर परियोजना, बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, सरजू नहर। बहराइच, गोंडा, बस्ती, श्रावस्ती, गोरखपुर, अयोध्या, जैसे शहर, इससे जो है सिंचाई की सुविधा यहाँ पर मिलती है। बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, गोरखपुर आदि जिले। बहराइच, इसके अलावा एक छूटा था सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर, ठीक है, आदि जिले इससे लाभान्वित होते हैं इस नहर प्रणाली से। आदि जिले इस नहर प्रणाली से लाभान्वित होते हैं। ठीक है, ठीक। एक अगला है पश्चिमी गंडक। पश्चिमी गंडक पश्चिमी गंडक की स्थिति कहाँ हो, कहाँ पर होगी? यहाँ पर पश्चिमी गंडक ये होगी कि यहाँ होगी? पश्चिमी गंडक लिखिए। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, ये गंडक परियोजना जो है ये बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। किसका? और इस पे जो है बिजली उत्पादन भी किया जाता है। ठीक, तो लिखिए जरा इसमें, बिहार नेपाल सीमा के पास, बिहार नेपाल सीमा के पास वाल्मीकि नगर में स्थित गंडक नदी के पास, वाल्मीकि नगर में स्थित गंडक नदी और उसके दाहिने किनारे से मुख्य गंडक नदी, मुख्य गंडक नदी को
जोड़ा गया, मुख्य गंडक नदी मतलब पश्चिमी गंडक नदी को जोड़ा गया, जिससे उसके आसपास के एरिया में सिंचाई सुविधा, जिससे उसके आसपास के एरिया में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सके। गंडक नदी परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, अगला है बाण सागर परियोजना। बाण सागर सागर परियोजना बाण सागर परियोजना, इसका निर्माण 1973 में हुआ था। कब हुआ था? 1973 में। ठीक है, अब बाण सागर परियोजना 1973 में इसका हुआ था। यह किस नदी पे बना है, कौन बता सकता है? कोई बता सकता है? ऑप्शन दे हम है? नर्मदा, ताप्ती, सोन और चंबल। कौन बोला? सोन। सोन नदी सही। देखिए, दिसंबर 1973 में और एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यह 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से 3 राज्य इसमें शामिल हैं? हाँ सही, मध्य प्रदेश, एमपी, बिहार और यूपी, ये 3 जिले इसके संयुक्त शामिल हैं। ठीक है, और ये एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन कि बाढ़ परियोजना किन 3 जिलों से या किन 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो कौन कौन से? गंडक परियोजना बिहार को पूछा है कि गंडक परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो किसका है? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, देखिए, दिसंबर 1973 में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार के बीच, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार के बीच सोन नदी के पानी, सोन नदी के पानी के समान वितरण के लिए एक समझौता किया गया। समझौता किया गया था। समझौता किया गया था। आगे लिखिएगा। बाण सागर नहर पूरी तरह से, बाण सागर नहर पूरी तरह से मध्य प्रदेश में पड़ती है, और इसका निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। एक परियोजना और है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कनहर परियोजना। ये कहाँ पे? कनहर परियोजना। कनहर परियोजना ये सोनभद्र जिला। ठीक, सोनभद्र और मिर्जापुर के जितने आसपास के एरिया हैं इस परियोजना से लाभान्वित होते हैं। सोन लिखिए, बस इतना लिख लीजिए, सोनभद्र और मिर्जापुर के आसपास के एरिया में इस नहर प्रणाली से सिंचाई की जाती है।
ठीक है। तो ये आपका नदी परियोजना हो गया, ठीक, जितने उत्तर प्रदेश के, वैसे तो बहुत नदी परियोजना है लेकिन उत्तर प्रदेश के जितने थे वो सारे हो गए, ठीक। अगला है उत्तर प्रदेश से जुड़ी चुनौतियां। अब इसको समझ लीजिए, आप लोग कहेंगे तो लिखवा देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे अगर आप कहेंगे। पहला है उत्तर प्रदेश में सिंचाई की चुनौतियां। चुनौतियां क्या क्या है? पहली चुनौती है पानी की कमी। दूसरी चुनौती क्या है? अपर्याप्त बुनियादी ढांचा। तीसरा है भूजल की कमी। भूजल की कमी। फिर है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण। अगला है ऊर्जा की आवश्यकता। ऊर्जा की आवश्यकता। ऊर्जा की आवश्यकता। अगला है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन। चलिए एक एक करके समझते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं लिखवा दूंगा, नहीं तो फिर जैसा आप ये सब चुनौतियां हैं, ठीक है। सिंचाई, ये सब चुनौतियां। पहला तो पानी की कमी, ठीक है। पानी की कमी की समस्या सबसे ज्यादा कहाँ है? बुंदेलखंड रीजन में। बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा पानी की समस्या है। क्यों? क्योंकि वहां पे जमीनें जो है पथरीली हैं और सूखा ग्रसित है। क्या है? सूखा ग्रसित है। और वहां पानी को पहुंचाना नहरों के माध्यम से और मैदानी भाग से ज्यादा वहां टफ है पानी को पहुंचाना, ठीक है। पानी की कमी, ठीक। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वहां पे जो है बुंदेलखंड। अच्छा एक चीज और है, कुछ एरिया में पानी की उपलब्धता बहुत ज्यादा मात्रा में है और कुछ एरिया में पानी की उपलब्धता बहुत कम है। जैसे सबसे ज्यादा उपलब्धता किस एरिया में? सबसे ज्यादा पानी जो है अवेलेबल कहाँ है बताइए? पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ठीक। जो तराई वाला एरिया है, तराई वाला या कह सकते हैं जो तराई का क्षेत्र है, वहां पे पानी जो है काफी मात्रा में है। क्यों है? क्योंकि वहां पे बारिश भी होता है और नदियां भी वहां से ज्यादा निकलती हैं, ठीक है। तो इस वजह से उस एरिया में खेती भी ठीक ठाक होती है। और वहां की मुख्य फसल कौन कौन सी है? कौन कौन सी है? आप लोग क्या बात कर रहे हो? रूल रेगुलेशन पता है क्या है? उस चीज को भंग मत किया करो, ठीक है। तो इस एरिया में क्या है? सबसे ज्यादा खेती किस चीज की होती है? धान, गेहूं, ठीक है। धान, गेहूं, ये सब चीजें जो है कहां पे होती है? जो तराई वाला बेल्ट है, तराई वाले बेल्ट में धान, गेहूं और गन्ने की फसल अच्छी होती है क्योंकि पानी की सुविधा अच्छी है। लेकिन सेम उसके अपोजिट बुंदेलखंड वाला जो रीजन है, वहां की पानी की सुविधाएं अच्छी नहीं है और पूरा का पूरा डिपेंडेंसी किस पे है? सिंचाई प्रणाली पे। इसीलिए मेरठ वाला रीजन सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र है क्योंकि वहां भी पानी वर्षा कम होता है, ठीक। तो पहला तो पानी की कमी, ये बात समझ में आया कि नहीं? चुनौती। दूसरी बात है अपर्याप्त बुनियादी ढांचा। तो बुनियादी ढांचा में क्या है बताओ? अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, ये आप ही लोग बताओ। किसी को नहीं पता। अपर्याप्त बुनियादी ढांचा आप बताओ क्या है? अपर्याप्त बुनियादी ढांचा। बुनियादी ढांचा क्या होता है? ये तो मैंने पढ़ाया है।
मान लीजिए आप क्लास में सर गवर्नमेंट ने नलकूप पे बिजली तो माफ कर दी है, लेकिन हमारे किसान के जो भी इतने छोटे छोटे हैं जो वो बड़े नलकूप को फंड ही नहीं कर पाते हैं, तो उनके पास में नलकूप है ही नहीं, तो उसका फायदा नहीं उठा सकते। नलकूप नहीं, ठीक, ये एक पॉइंट इन्होंने रिलेवेंट बताया, ठीक है। क्या है नलकूप, और नलकूप क्या होता है, बुनियादी ढांचा। और सबसे बड़ी बात बिजली, बिजली की कमी। क्या है, बिजली की कमी। और सरकार इसके लिए काफी सहयोग भी कर रहा है, किस माध्यम से, पीएम कुसुम। पीएम कुसुम क्या है, सौर पैनल, उससे सौर पैनल दिया जाता है और किसानों को सब्सिडी पे दिया जाता है। सौर पैनल लेके जाएं और आराम से पानी चलाएं, लेकिन उससे नुकसान क्या होगा, कौन बता सकता है। जमीन के नीचे का ग्राउंड वाटर जो है काफी कम हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि सौर पैनल को लोग जो है ऐसे चला चला के छोड़ के चले जाते हैं। देखो एक बात समझ लो, जो भी दुनिया में फ्री मिला है उसका कुछ ना कुछ डिमेरिट है, ठीक है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने है जियो का सिम है। जियो का सिम है कि नहीं, एक साल उसने फ्री, एक डेढ़ साल कितना, 2 साल दिया था। 2 साल आपने खूब चस्का दिलाया, खूब जितने लोग थे खूब यूट्यूब चलाए हैं, और क्या किया, खूब इधर उधर बात की। उसके बाद उसने अपना टर्न लिया, फिर कहा बेटा बोलो अब सिखाते हैं तुम्हें। अब उसके बाद जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं सब जियो को देख के डिसाइड करती हैं टैरिफ प्लान। अब जियो को देख के तो ये बात जान लो, जितनी भी फ्री चीजें मिलती हैं वो कहीं ना कहीं, आज जो 5 किलो अनाज मिल रहा है ना, ये भी आपको एक साथ भरना पड़ेगा, और भर भी रहे हैं लोग। मतलब जाने दो हम कैमरा क्या हो, उसमें कुछ चीजें गाइडेंस है लिखी गई है हम लोगों के लिए। तो समस्याएं फ्रीबीज, अभी रिसेंट में देखो द हिंदू में एक आ रहा फ्रीबीज। फ्रीबीज जो है भारत में बहुत समस्या, अभी तो लोगों को लगता है कि फ्री में मिल गया, फ्री में मोबाइल फोन मिल गया, जैसे आज लोगों को मिल रहा है, सही भी है, लेकिन आने वाले समय में इसका आपको भरना पड़ेगा। अगर आपने 1 रुपया किसी से लिया तो आपको 10 रुपए भरने। आने वाले टाइम में नहीं, अभी भर रहे हैं, जीएसटी दे तो रहे हैं। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, अगर आप किसी से 1 रुपया लिए फ्री में, तो समझिए आप उसको 10 रुपए भरना पड़ेगा। इस 10 रुपए भरने के लिए आप तैयार रहिए, मेंटली प्रिपेयर। कोई तुम पे इन्वेस्ट करता है तो फायदे के लिए करेगा ना, स्वाभाविक सी बात है। जियो कंपनी इतना बेवकूफ नहीं था कि 1.5 लाख करोड़ का उसने पूरा टावर लगाया था पूरे भारत में। जब वो टावर लगा रहा था 1.5 लाख करोड़ का, तो लोग उसको कमेंट कर रहे थे कि ये तो बर्बाद हो गया जियो, उसका शेयर भी डाउन हो गया। और जैसे ही जियो ने ग्रो पकड़ा मार्केट का, उसके बाद तेजी के साथ वो ऊपर आया। तो ये बात जान लीजिए, जैसे पीएम कुसुम योजना के तहत सौर पैनल जो है सब्सिडी दिया जा रहा है, किसान क्या कर रहे हैं, पानी का खूब दोहन कर रहे हैं, खूब दोहन कर रहे हैं। अपना खेत तो भर ही रहे हैं, पड़ोसी भी भर रहे हैं, जाए पानी, कौन सा डीजल लगना है। तो ये सब समस्याएं हैं, ठीक है, बुनियादी ढांचे में है। और उसके बाद डीजल, ठीक है, डीजल से ही आप जो है सिंचाई करते हैं, और धीरे धीरे देखो डीजल का दाम बढ़ रहा है, ठीक, डीजल का दाम बढ़ेगा तो ये आपकी अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा प्रभाव। अर्थव्यवस्था पे कैसे प्रभाव पड़ सकता है, डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ने से अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है, प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष, कौन बता सकता है। सर दोनों तरीके से पड़ेगा। पहली बात तो ज्यादातर अप्रत्यक्ष पड़ता है, ठीक है, अप्रत्यक्ष। जैसे आपने कोई चीज डीजल, जैसे मान लो खेत की सिंचाई होती है, अब किसान का क्या होगा, पैसा ज्यादा लागत लगेगा, खेत को उपज करने में ज्यादा लागत लगे, तो स्वाभाविक सी चीज है अपनी चीजों को महंगा बेचेगा, और महंगा बेचेगा तो मार्केट में क्या होगा, अनस्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। तो बुनियादी ढांचाओं में ये समस्याएं हैं, ठीक है, बिजली की समस्याएं, फिर उसके बाद नलकूप न होना, ठीक है, ये सब सारी समस्याएं बुनियादी ढांचे में। तीसरी बात क्या है, भूजल की कमी। भूजल की कमी तो आप लोग सब लोग अवगत हैं, ठीक है। पहले वाटर लेवल, मैं बताऊं, मैं अपने गांव में, मेरे गांव में पहले 30 फीट पे पानी आ जाता था, 30 फीट पे। मेरे यहाँ गांव में एक नल है, वो घर के बाहर, वो 30 फीट पे अच्छा पानी देता था, लेकिन आज के कंडीशन में वाटर लेवल जो है 50 फीट पे पानी अच्छा नहीं है। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं समस्याएं हैं। वाटर ग्राउंड वाटर लेवल जो है काफी नीचे जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि लोग जो है पानी का काफी मात्रा में दोहन कर रहे हैं, उसमें से मैं भी एक पानी में ज्यादा वेस्ट करता हूँ, इस बात को मैं मानता हूँ, ठीक है। अब क्या करूँ जान के, उसका क्या मतलब है। तो पानी जो है, पानी काफी वेस्ट कर रहे हैं लोग, इस वजह से जमीन के नीचे का पानी, और खास बात यह है कि जो पानी पीने के लिए यूज होता है, उस पानी को लोग जो है पोछा लगा रहे हैं, क्यारी में पानी डाल रहे हैं और गाड़ी की सफाई कर रहे हैं।
उस पानी के लिए अगर आपको गाड़ी की सफाई करना है तो आप अपने छत के ऊपर वाटर टैंक बनवाइए। कैसे बनवाइए? जब बारिश की पानी हो, बारिश के पानी को स्टोर करिए और उस पानी से आप जो है अपने क्यारी की सिंचाई करिए, घर में पोछा लगाइए और गाड़ी की धुलाई करिए। ठीक, इससे क्या होगा? ग्राउंड लेवल बढ़ेगा। और एक चीज और करवा के आप ग्राउंड लेवल को बढ़ा सकते हैं। और सुखता जानते हो नहीं, वाटर सेट जो नीचे बनता है, उससे क्या करेंगे? अगर वो पानी ज्यादा नीचे जाता है, डायरेक्ट नीचे जाता है, तो वही फिर से रिसाइकिल होकर ऊपर आता है, वाटर लेवल बढ़ जाएगा। वाटर लेवल बढ़ जाएगा। जैसे आपके पीलीभीत में एक प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ जगह जगह पे ताल है। ताल होने से ये है कि यहाँ का वाटर लेवल ज्यादा नीचे नहीं होगा। अमूमन मुझे लगता है कि 50-50 फीट पे या 35 फीट पे पानी मिल जाता होगा, 20 फीट 20 फीट पे, लेकिन पीने लायक नहीं होगा। तो ये ठीक है, जल का सबसे बड़ी ग्राउंड लेवल का मतलब भूमि जल की समस्या। ठीक, प्रदूषण जैसे अभी हमने तुरंत ही पहले बताया कि जैसे लोग इसका प्रदूषण का एक और चीज बता रहे हैं, ग्राउंड का जो है जल का प्रदूषण कैसे हो रहा है। जैसे नदियों के किनारे किनारे बहुत सारे उद्योग लगे हैं, ठीक है, और वो उद्योग से जो गंदे पानी निकलते हैं वो कहाँ जाते हैं? नदियों में जाते हैं, और वो नदी का पानी फिर कहाँ जाता है? जमीन के नीचे, जिससे ग्राउंड वाटर जो है क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है। और इसका एक एग्जांपल मैं और बता रहा हूँ। जैसे आज के समय में हर घर में आपको टॉयलेट रूम मिलेगा, ठीक है, टॉयलेट रूम मिलेगा, और उस टॉयलेट रूम में टैंक बना होता है, जैसा कि सब लोगों को पता है। ठीक, और उस टैंक से बहुत सारे लोग स्वच्छता बनवा दे रहे हैं, उसी जिसको बार बार सफाई ना करवाना पड़े। तो उसमें क्या करते हैं? 10 फीट या 15 फीट की पाइप जो है टैंक के बीचों बीच में गलवा देते हैं। उससे पानी को जमीन के नीचे जा रहा है और उसके आसपास के एरिया के पानी को बर्बाद कर रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आया कि नहीं? जल प्रदूषण का, ठीक है, समझ में आ रहा है? कहानी सुन रहे हो, कथा तो नहीं सुन रहे हो ना? हैं? क्या हुआ? सत्यनारायण कथा, वैसे हम पंडित हैं, कहानी सक्षम है। कभी किसी कथा कराना होगा तो बताइए। चार्ज बहुत ज्यादा है, 5001 रुपए है। ठीक है, अब चलिए, ऊर्जा की आवश्यकता। देखो, ऊर्जा की आवश्यकता स्वाभाविक सी बात है कि अगर आपको सिंचाई, ठीक है, सिंचाई सुविधाएं करानी है तो आपको ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ऊर्जा की आवश्यकता में क्या है? जैसे कि आपको डीजल की जरूरत होगी, किसका? डीजल का, ठीक, और उसके बाद बिजली का, और खास बात यह है सरकार जो है सौर पैनल पे फोकस कर रही है। किस पे कर रही है? सौर पैनल पे। तो इन माध्यमों से जो है आप क्या कर सकते हैं? सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन ये समस्या का कारण ये है कि भारी मात्रा में लोगों के पास उपलब्ध नहीं है, ठीक है। और सौर पैनल कितने लोगों के पास उपलब्ध है बताओ? अमूमन 2-4 गांव में किसी के पास, बताओ आप लोगों के गांव में किसी के पास हो सौर पैनल? 1-2 लोगों के पास होगा, ठीक है। तो ये सब कहीं ना कहीं चुनौती का कारण है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जो चुनौती होता है वही समाधान होता है। अगर इन समस्याओं को पलट दिया जाए तो क्या हो जाएगा? समाधान हो जाएगा। है सौर ऊर्जा के लिए एक समस्या और है, जैसा कि बताएं कि ये सनलाइट पर डिपेंड रहता है। अगर सनलाइट आपका नहीं है तो क्या होगा? सौर पैनल काम करेगा? नहीं करेगा। और आपके जैसे पीलीभीत शहर में पता चलता है कि यहाँ 10-10 दिन जो है धूप नहीं निकलते हैं, तो सौर पैनल लेके आप ऐसे देखते रहो, है पता चले मोबाइल फोन न चार्ज हो पाए, और मोबाइल फोन न चार्ज हो पाए तो जीवन में समस्याएं आ सकती है। फिर अगला है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन से फसलों का पैटर्न बदलेगा, ठीक है। और क्या होगा? मौसम जो है, मौसम में समस्याएं आ रही है। मौसम में क्या आ रही है? मौसम पहले क्या होता था? जुलाई तक बारिश शुरू हो जाता था। आज के समय में क्या होगा? आज जो है बारिश आपका जुलाई के बाद अक्टूबर-नवंबर तक जाके बारिश हो रहा है। कभी कभी इवन तो बताएं ठंडी में तेज बारिश होती है। ये किसका इम्पैक्ट है? ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है। ठंडी, और हाँ ठंडी भी कम पड़ रही है और समस्याएं। एक बात और बताएं, पहले अभी रिसेंट में कल या आज के पेपर में था कि मार्च जितनी गर्मी इस समय पड़ रही है, जनवरी इतना गर्मी पहले मार्च में पड़ा करता था, ठीक है। तो ये सब जो है समस्याओं का कारण है, और इन समस्याओं को हल करने के लिए आपको बस करना इतना है, इनको पलट दीजिए। क्या करिए? पलट दीजिए। पलटने का मतलब क्या है? पानी की बुंदेलखंड रीजन में पानी की सुविधा अच्छी हो जाए, वहाँ फसलें अच्छी हो, ठीक है। और क्या है? अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, इनको जो है सुधार कर दिया जाए। किसानों को जो है पैसे दिए जाएं कि वो जो है खेतों में अपने सौर पैनल लगा सकें, ठीक है। ज़्यादा मात्रा में सरकार तो कर ही रही है,
सरकार ऐसा नहीं है कि सरकार को अपने तरफ से नहीं कर रही, लेकिन समस्या इस बात की है कि जो सक्षम किसान है वही यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। ठीक है, जिनके पास पैसे ऑलरेडी पड़े हुए हैं वही इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, और जिनके पास पैसे नहीं वह इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आई कि नहीं बात? तो लिखवा दें जैसा आप लोग कहें, हैं? सारे लोग एक साथ बोलो, लिखवाएं कि ना लिखवाएं? चलो ठीक है। अब आपका अगला टॉपिक है जलवायु। ठीक, जलवायु के बाद ज्योग्राफी खत्म, जलवायु के बाद ज्योग्राफी खत्म, और जलवायु कल ही पढ़ते हैं क्योंकि ये आधे घंटे का टॉपिक है। जलवायु में कौन कौन से हैं? जलवायु में देख लो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तराई, एक मध्य और एक जो है पश्चिमी क्षेत्र। इन 3 भागों में जो है उत्तर प्रदेश के जलवायु को बांट के पढ़ा जाएगा। और जलवायु के बाद जलवायु पर ही डिपेंड करते हैं आपके फसल। ठीक है, जलवायु पर ही डिपेंड करते हैं आपके फसल कि उसकी जलवायु कैसी है और वहां पे कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं। ठीक, चलिए ज्यादा पहले तो नहीं छोड़ दिया है, खत्म ही कर दो। अभी तो 40 हो रहा है, 20 मिनट है, अभी आधा घंटा है। चलो पढ़ो पढ़ो, आधा घंटा है ना। उनको क्यों देख रहे इतना खिस्सा, क्या बात है? ये आधा घंटा बोले हैं? जैसा आप लोग कहो, जलवायु पढ़ने के लिए सक्षम हो तो पढ़ा दें या फिर क्या कह रहे हो आप? सारे लोगों की क्या सहमति? चलो फिर कल देखते हैं। ठीक, उसको वीडियो को पॉज कर दो।